अभी बॉडी के मास्टर ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि है अपना पिट्यूटरी। ओके, अब ये पिट्यूटरी जो नाम है ये बेसिकली बहुत पुराना ग्रीक या लैटिन वर्ड से डेरिव किया गया है। इसका नाम के साथ इसका काम का कोई एक्चुअली लेना देना है नहीं। इसका मतलब होता है कुछ मॉइस्चर या म्यूकस सिक्रेशन, ठीक है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है फोर ब्रेन का एक मतलब हाइपोथैलेमस के नीचे ही होता है। तो पुराने जो साइंटिस्ट है वो क्या सोचते थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से म्यूकस रिलीज होता है और ये नाक से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी नाम से इसका काम का कोई लेना देना है नहीं। और पिट्यूटरी एक पी शेप्ड ग्लैंड है, तो ये सोचने का कोई जरूरत नहीं है कि पी शेप्ड ग्लैंड है तो इसका नाम इसलिए पिट्यूटरी, वो PEA है और ये PI है। इसका दूसरा जो नाम है वो है हाइपोफाइसिस। हाँ, इस नाम से इसका काम का या इसका लोकेशन का कुछ लेना देना है। कैसे? अपने ब्रेन में हाइपोथैलेमस होते हैं, हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये है अपना हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। और हाइपोथैलेमस के नीचे जो ग्लैंड है उसका नाम है पिट्यूटरी। मतलब थोड़ा सा दूसरे स्ट्रक्चर में अगर दिखाएंगे, ये अगर अपना ब्रेन है, ओके, ये कॉर्पस कैलोसम है। कॉर्पस कैलोसम के नीचे ये है थैलेमस। थैलेमस के नीचे प्रेजेंट रहता है हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और हाइपोथैलेमस के मतलब वेंट्रल साइड में, और ये थैलेमस जो होता है इसके जो डॉर्सली होता है इधर एक पाइन कोन शेप्ड एक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है पिनियल ग्लैंड। ओके, तो हम लोग पिट्यूटरी का बात कर रहे थे, तो पिट्यूटरी का बेसिक लोकेशन हम लोग जान लिए है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है हाइपो। हाइपो मतलब क्या होता है? बिलो। हाइपो का मतलब होता है बिलो। फाइसिस, फाइसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फाइसिस वर्ड का मतलब होता है सोर्स ऑफ ग्रोथ या प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ, क्योंकि पिट्यूटरी बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और जिसके लिए हम लोगों के बॉडी में जो माइटोसिस, सेल डिवीजन, बोन का जो ग्रोथ है, ये सारी चीज रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब कैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कनेक्टेड है हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए। अब पिट्यूटरी का चलो एनाटॉमी थोड़ा स्टडी करते हैं। ओके, अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पीछे वाला पोर्शन जो कि हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली कनेक्टेड है न्यूरॉन्स के थ्रू, इसका नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, अब पिट्यूटरी ग्लैंड का और एक भी नाम है मास्टर, क्योंकि पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होता है, खास करके जो ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी के हार्मोन्स को जनरली हम लोग ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं, वो बाकी दूसरे ग्लैंड के ऊपर अपना असर दिखाता है। उस ग्लैंड का काम को या तो स्टिमुलेट करते हैं या तो इनहिबिट करने का काम करते हैं। ओके, तो पिट्यूटरी का मोटे मोटे तौर पे दो हिस्सा होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको हम लोग बोलते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस। एडेनो का मतलब बता दिए थे, एडेनो का मतलब होता है दिस इज द एक्चुअल ग्लैंडुलर पार्ट, दिस इज द एक्चुअल ग्लैंड ऑफ पिट्यूटरी। क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये डायरेक्टली हाइपोथैलेमस का जो सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर जो न्यूरॉन है उसका प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। ये छोड़ के पोस्टीरियर पिट्यूटरी और कुछ काम नहीं करते हैं,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो हार्मोन आता है, एक ऑक्सीटोसिन एक वेसोप्रेसिन, उसको स्टोर करता है और जरूरत पड़ने में ये दोनों हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। ओके, अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होता है, कुछ क्लस्टर ऑफ पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉप्स। तो इसमें कौन सा ट्रॉप प्रेजेंट होता है? इसमें लैक्टोट्रॉप, थायरोट्रॉप, ठीक है, गोनाडोट्रॉप्स, सोमाटोट्रॉप, इस तरह के सेल्स, बंच ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसको भी दो हिस्सा में बांटा गया है। एंटीरियर पिट्यूटरी का जो आगे वाला पोर्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्स डिस्टालिस, और पार्स डिस्टालिस के साथ ही एकदम मर्ज्ड जो पोर्शन है, ये भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये पोर्शन का नाम है पार्स इंटरमीडिया। ओके, अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग और एक नाम से बुलाते हैं, ये वाला पोर्शन को पार्स नर्वोसा। पिट्यूटरी एक स्टॉक से, हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है। इस स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोलते हैं। स्टॉक या इनफंडिबुलम। ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं? ये वाला पोर्शन को बोलते हैं पर्स ट्यूबरलिस। ओके, तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो इस डायग्राम से आई थिंक क्लियर हो गया। एंटीरियर पिट्यूटरी में दो पोर्शन रहता है, पर्स डिस्टालिस और दूसरा पर्स इंटरमीडिया। पर्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट फ्यूज्ड एक टिश्यू होता है जो कि पर्स डिस्टालिस के साथ ही फ्यूज रहता है। इसके बाद पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी है उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। उसके ये वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग पर्स नर्वोसा भी बोलते हैं, जहां पे ये जो पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के जो नर्व एंडिंग यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, और स्टॉक जो दिख रहा है उसको इनफंडिबुलम भी बोलते हैं। उसके कुछ हिस्सा को हम लोग पर्स ट्यूबरलिस भी बोलते हैं। ओके, तो ये पिट्यूटरी का बेसिक एनाटॉमी समझ में आ गया। ओके, तो हार्मोन बनाने के लिए पिट्यूटरी के पास कुछ क्लम्प या ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं, जिसको हम लोग ट्रॉप्स बोलते हैं। इस तरह के ओके, अब देखते हैं कौन सा ट्रॉप होता है। मान लो कि इधर होता है सोमाटोट्रॉप। दूसरा ग्रुप ऑफ सेल, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स। उसके बाद गोनाडोट्रॉप्स, और हो सकता है लैक्टोट्रॉप्स। ओके, अब ये सारे सेल जो है कौन सा हार्मोन बनाएंगे? गोनाडोट्रॉप सेल गोनाडोट्रोपिन बनाएंगे। गोनाडोट्रोपिन कौन सा होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, LH एंड FSH होता है। सोमाटोट्रॉप्स ये बनाता है अपना ग्रोथ हार्मोन या सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉप्स बनाएगा कॉर्टिकोट्रोपिन या एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। थायरोट्रॉप जो होता है वो बनाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन, और लैक्टोट्रॉप जो बनाएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिन या लैक्टोट्रोपिन। ओके,
अब कुछ कॉर्टिकोट्रॉप जो है वो पर्स इंटरमीडिया में भी प्रेजेंट होता है। तो पर्स इंटरमीडिया का जो हार्मोन है वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। पर्स इंटरमीडिया का हार्मोन है MSH या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पर्स नर्वोसा, उसमें तो हम लोग जानते हैं कि वो हाइपोथैलेमिक जो न्यूरॉन है वो अपना प्रोडक्ट को स्टोर करवाते हैं इधर। और कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो सकता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो इधर हो रहा है, सीक्रेट किधर से हो सकता है, कौन सा हार्मोन हो सकता है, तो अपना ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, और हो सकता है अपना ADH या वेसोप्रेसिन। अब ये एक एक हार्मोन का फंक्शन के बारे में हम लोगों को पता लगाना है। चलो फंक्शन, तो अपन ये चीज को डायग्राम के फॉर्म में देख लिया है, ठीक है। अब इसी चीज को अब थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। पहले ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रोथ हार्मोन कहां से बनता है? पार्स डिस्टालिस में सोमैटोट्रॉप सेल बनाते हैं। और पार्स डिस्टालिस किसका पार्ट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी या एड्रेनो हाइपोफाइसिस का। ओके, अब ग्रोथ हार्मोन के बारे में थोड़ा चीजें जान लेते हैं। ओके, सबसे अबंडेंट जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी के द्वारा वह ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन क्यों? ये जो नॉर्मल सोमैटिक सेल है, अपने बॉडी में दो तरह के सेल होता है, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल। जर्म सेल कहां पे रहते हैं? जर्म सेल रहते हैं अपने गोनाड्स में, टेस्टिस और ओवरी के अंदर, जिसमें मियोसिस होगा, ठीक है, और उसमें से स्पर्म या ओवम प्रोड्यूस होगा। लेकिन सोमैटोट्रोपिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए। कौन सा सेल डिवीजन के लिए? सोमैटिक सेल डिवीजन के लिए। और सोमैटिक सेल डिवाइड करता है कौन सा प्रोसेस से? माइटोसिस प्रोसेस से। तो यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन जो है उसके लिए अपने बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेनली ये क्या करवाता है? मेनली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स प्राइमरीली एंड सेकेंडरीली फॉर ग्रोथ ऑफ मसल्स। और इसलिए मतलब ग्रोथ हार्मोन के कमी से या ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन या हाइपर सिक्रेशन में क्या होता है? बोन का इलोंगेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता या तो एबनॉर्मली हो जाता है। तो हाइपोसिक्रेशन का बात करेंगे। हाइपोसिक्रेशन का मतलब जरूरत से कम बन रहा है। हम लोग जानते हैं कि हर एक हार्मोन जो होता है वो एक ऑप्टिमम ट्रेस अमाउंट में ही बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक बहुत लो लेवल में बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी अगर कम बनाने लगे बॉडी, कुछ मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर के वजह से, जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से या कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के वजह से, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपोसिक्रेशन बोलेंगे। तो इसका हाइपोसिक्रेशन का असर क्या होता है? अगर एक छोटा बच्चा में, उसके इन्फेंसी में, इसका या तो उसका चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हो गया या तो कम हो गया, तो उस कंडीशन में ड्वार्फिज्म जो बीमारी आएगा उसको बोला जाता है ड्वार्फिज्म या पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। एक और ड्वार्फिज्म के बारे में पढ़ना है इसी चैप्टर में, जिसका नाम है थायराइड ड्वार्फिज्म, जो कि थायराइड हार्मोन्स के कमी से होता है, जिसको हम लोग क्रेटिनिज्म भी बोल सकते हैं। ओके, तो इधर पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म की बात किया जाएगा। इसमें होता क्या है? वो बच्चा में स्टंटेड ग्रोथ होता है, यानी कि बोन का साइज, तो बोन में तो इलोंगेशन हुआ ही नहीं। बोन अगर इलोंगेटेड नहीं हुआ तो बौना हो जाएगा। उसको हम लोग, वो जो चिल्ड्रेन में जो ग्रोथ नहीं होगा उसको फर्दर हम लोग क्या बोलते हैं? मिजेट्स बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मिजेट्स। सर्कस में देखे हो मिजेट्स जो जोकर बनते हैं, ठीक है, छोटे हाइट होते हैं उन लोगों का, लेकिन अब क्या किया जाएगा, कुदरत ने ऐसा ही बनाया है। ओके, अब एडल्टहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन बनना कम हो गया, ठीक है, चाइल्डहुड में तो पूरा सही था, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मतलब अब हाइट में तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उस बीमारी को हम लोग एक्रोमिक्रिया बोल के बीमारी होता है, एक सिमॉन्स डिजीज बोल के एक बीमारी होता है। तो बेसिकली ये दोनों बीमारी में होता क्या है कि बॉडी लेथर्जिक हो जाता है, कि ग्रोथ हार्मोन कहीं ना कहीं पे सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, मतलब ये मेटाबॉलिज्म का रेट को भी प्रमोट कर रहा है, ठीक है।
ये एनाबोलिज्म का रेट को प्रमोट कर रहा है, तो एनाबोलिज्म बॉडी में नहीं होगा तो बॉडी में प्रॉपरली मस्कुलर ग्रोथ नहीं होगा। हाँ, मस्कुलर एट्रोफी देखने को मिल सकता है और प्रीमैच्योर एजिंग देखने को मिलेगा। मतलब मान लो कि 17 साल 18 साल 19 20 साल उम्र हो गया, लेकिन उतने ही उम्र में वो 40 साल 50 साल के देखने लगेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे उसका एजिंग भी कम होते जाएगा, सॉरी मतलब एज भी कम होते जाएगा, मतलब उसका लिमिटेड पीरियड के लिए ही वो जिंदा रह पाएगा। नेक्स्ट हम लोग हाइपर सिक्रेशन का बात करते हैं। जरूरत से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बन रहा है, तो अगर चाइल्डहुड में, चिल्ड्रन में ये चीज़ हुआ है तो उस केस में जो बीमारी होगा उसको बोला जाएगा जाइगंटिज्म। ठीक है, जाइगंटिज्म। ग्रेट खाली का सोचो, ठीक है, ग्रेट खाली कितने लंबे हो गए, उसमें होता क्या है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट होते हैं, 7 फीट 7.5 फीट के ऊपर हाइट होते हैं। ठीक है, लंबे लंबे बास्केटबॉल खेलते हैं प्लेयर, देखो उसमें ऐसा क्यों होता है, एबनॉर्मल इलोंगेशन ऑफ, देखो ग्रोथ हार्मोन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है बोन इलोंगेशन के लिए, तो ज्यादा ग्रोथ हार्मोन ज्यादा टॉलर बॉडी में बोन्स देखने को मिलेगा, उसका हाइट भी टॉल हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा ग्रोथ हार्मोन, अगर चाइल्डहुड में नॉर्मल हाइट था, ठीक है, अचानक जैसे वो एडोलेसेंस में आया या एडल्टहुड में आ गया, क्या होगा, उसके बॉडी में हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होने लगा। अब उस केस में क्या बीमारी होता है, एक्रोमेगाली बोल के एक बीमारी होता है। ठीक है, ये अर्ली स्टेज में बहुत डायग्नोसिस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि अर्ली स्टेज में पता ही नहीं चलता है क्योंकि उसके बॉडी में कब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो गया। ओके, लेकिन जब ये डायग्नोस होता है तब तक शायद मतलब चीज़ें हाथ से निकल गया होता है और प्रीमैच्योर डेथ देखने को मिलता है, यानी कि फिर ज़्यादा दिन तक वो जिंदा नहीं रह पाते। ओके, अब बात रहा कि एक्रोमेगाली का मतलब क्या है। एक्रोमेगाली का मतलब होता है गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। तो गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस में क्या होगा, जॉ जो होगा, ठीक है, ड्रॉप्ड जॉ हो जाएगा, जॉ का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, शोल्डर जो होता है, शोल्डर सामने की तरफ झुक जाएगा और ये पे हम्प जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसको बोला जाता है काइफोसिस। ठीक है, और तो और क्या होगा, डिसफिगरमेंट होगा। डिसफिगरमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ देखने को मिलेगा। डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ अब क्या है, मतलब 4 लिम्ब जो होता है बॉडी की प्रोपोर्शन की तुलना में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए देखो काइफोसिस हो गया, पीछे की तरफ झुक गया है, जॉ इलांगेटेड हो गया है और हाथ ज़्यादा बड़ा होता है, तो देखने में कैसा लगेगा, गोरिल्ला जैसा लगेगा। इस कंडीशन को हम लोग एक्रोमेगाली बोलते हैं। तो ये हो गया अपने ग्रोथ हार्मोन के बारे में। पिट्यूटरी के बाकी दूसरे जो हार्मोन है उसको भी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके चलो, ठीक है, प्रोलैक्टिन, इसका दूसरा नाम क्या है, मैमोट्रॉप, या तो मैमोट्रोपिन या तो लैक्टोट्रोपिन। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन भी जिम्मेदार होता है और प्रोलैक्टिन भी जिम्मेदार होता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन जो क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन। ठीक है, मेमोरी में जो एल्वियोली होते हैं, उसमें जो एल्वियोलर सेल होता है उससे क्या करता है, मिल्क प्रोड्यूस करवाता है। डू नॉट कंफ्यूज विद द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, जिसका काम होता है मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, अब प्रोलैक्टिन का और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग को याद रखना है। ये एक इनहिबिटर हार्मोन का भी काम करते हैं। किस किस चीज को इनहिबिट करते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करते हैं। तो ये गोनाडोट्रोपिन्स को भी इनहिबिट करते हैं, यानी कि एफएसएच को इनहिबिट कर रहा है और डिले इन ओव्यूलेशन प्रोसेस में डिले करवा सकता है। तो इसीलिए जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो स्ट्रक्चर जो चैप्टर है, उस चैप्टर में मतलब कैसे कंसेप्शन को रोका जा सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी को कैसे रोका जा सकता है, तो उसके लिए एक प्रोसेस है लैक्टेशनल अमेनोरिया बोल के एक प्रोसेस है। यानी कि बेबी डिलीवरी के तुरंत बाद, मतलब 3 से 4 महीना तक अगर इंटेंसिव फीडिंग होते जाएगा, ठीक है, मतलब जो मदर है उसके बेबी को इंटेंसिव फीडिंग करवा रहा है, तो उस समय उसके बॉडी में ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्योंकि इज अ इनहिबिटर ऑफ एफएसएच,
तो एफएसएच को ये इनहिबिट करेगा तो ये क्या करेगा, मतलब ओवरियन फॉलिकल को मैच्योर होने नहीं देगा और ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन भी रुक जाएगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन, यानी कि अगर कॉपुलेशन हो भी रहा है, क्वाइटस हो भी रहा है, तो भाई फर्टिलाइजेशन का कोई चांसेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट है टीएसएच हार्मोन। टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देते हैं, और थायराइड ग्लैंड T3 और T4 ये दोनों थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब एसीटीएच हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉर्टिकोट्रोपिन। ओके, ये कहां पे काम करते हैं? ये सीधा काम करने के लिए जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, हाँ, जिसको सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। अभी एड्रिनल ग्लैंड के कहां पे काम करते हैं? कॉर्टेक्स में काम करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्सा होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मिडाला। ये इनर वाला पोर्शन को एड्रिनल मिडाला बोलते हैं, ये एक्सटर्नल आउटर जो पोर्शन होता है इसको हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी 3 लेयर होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, GFR, याद रखना शॉर्टकट, ग्लोमेरुलोसा फैसिकुलेटा रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ये एल्डोस्टेरोन बनाते हैं। ये किसके कंट्रोल में होता है? ये तो सीधा कंट्रोल में होता है अपना रास सिस्टम का, एंजियोटेंसिन 2 का। अब ये जोना फैसिकुलेटा जो होता है, यानी कि ये जो कॉर्टेक्स रीजन होता है इसमें 3 लेयर होता है। सबसे ऊपरी लेयर को क्या बोलता है? जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा के बाद एक लेयर होता है जिसका नाम है जोना फैसिकुलेटा। ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है मतलब एक ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, अब सबसे मिडला से सटे हुए जो लेयर है उसका नाम है जोना रेटिकुलरिस। ये एंड्रोजन हार्मोन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम दिया हुआ है डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन, दिस इज अ काइंड ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। तो बेसिकली ये जोना ग्लोमेरुलोसा के ऊपर कोई असर नहीं दिखाता है। कौन? ये एसीटीएच हार्मोन। ये किसके ऊपर असर दिखाता है? जोना फैसिकुलेटा, जिससे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस करवाता है, और प्राइम जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो कॉर्टिसोल हार्मोन होते हैं, और जोना रेटिकुलरिस के ऊपर असर दिखाता है और उससे एंड्रोजेंस यानी कि डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन ये हार्मोन रिलीज करवाते हैं, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा का हार्मोन का नाम क्या है? एल्डोस्टेरोन, और ये एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन एसीटीएच के कंट्रोल में नहीं है, याद रखना है। किसके कंट्रोल में है? रास सिस्टम के कंट्रोल में, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में। तो कहते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो जोना ग्लोमेरुलोसा के ऊपर काम करके एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करवाता है। ओके, चलो अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बात करते हैं, शॉर्टकट में खत्म करेंगे। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में लेडिक सेल के ऊपर काम करते हैं, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के जो इंटरस्टियल स्पेस होता है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है इंटरस्टियल स्पेस। उसमें लेडिक सेल या इंटरस्टियल सेल होता है जिसको इन्फ्लुएंस करवा के ये क्या बनवाते हैं? एंड्रोजेंस बनवाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनवाते हैं, प्राइम एंड्रोजन, ठीक है। इसलिए एलएच, मेल में जो एलएच होते हैं उसको हम लोग इंटरस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH भी बोलते हैं। वही एलएच फीमेल में क्या करते हैं? भाई नाम ही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। फीमेल में ओव्यूलेशन जब होने वाला होता है उससे 9 to 10 आवर्स पहले क्या होता है, फीमेल बॉडी में ब्लड में क्या होता है? एलएच सर्ज होता है। सडनली एलएच का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 10 गुना बढ़ जाता है, और जिसके वजह से क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल जो होता है वो एकदम जूसी हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतना ज़्यादा उसमें जूस हो जाता है कि वो एकदम उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो पिचक जाता है। मतलब उसके अंदर जो ओवम, जो सेकेंडरी जो ओवम ओसाइट जो है उसको बाहर फेंक देते हैं, सेकेंडरी ओसाइट को, यानी कि मतलब इनडेफिनिटिव जो ओवम है उसको बाहर फेंक दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो एलिच क्या करते हैं? अलोंग विथ एफएसएच एंड एस्ट्रोजन वो क्या करवाता है? ओव्यूलेशन करवाते हैं। लेकिन ओव्यूलेशन के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? एलिच सर्ज। लेकिन उसके साथ और कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, अब जैसे ओव्यूलेशन हो गया, यानी कि जो मैच्योर फॉलिकल था वो ओवम को बाहर फेंक दिया, अब क्या करेगा एलिच? उसके जो फॉलिकुलर सेल्स है उसको बोलेगा तू एक येलो कलर के पिगमेंट बना,
जिसका नाम है ल्यूटिन। ठीक है, अब ये जो येलो कलर के पिगमेंट है उसके वजह से वो खाली फॉलिकल एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो बॉडी में, जिस बॉडी का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम ये एक लैटिन वर्ड है, येलोइश इन नेचर, और कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। ओके, तो इसलिए इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल को क्या करता है, ओव्यूलेट करवा के कॉर्पस ल्यूटियम में तब्दील कर देते हैं, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं, थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन भी बना लेते हैं। ओके, अब FSH का बात करते हैं, ये भी एक तरह के गोनाडोट्रोपिन है। इसके मेल बॉडी में क्या फंक्शन है, FSH मेल टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कुछ इलोंगेटेड लंबा लंबा सेल्स होता है जिसका नाम है नार्स सेल या सर्टोली सेल या सस्टेनोसाइट। तो इस सर्टोली सेल से क्या करवाते हैं, ये कुछ न्यूट्रिशियस मटेरियल, न्यूट्रिशियस फ्लूइड रिलीज करवाता है, और ये स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। ये सर्टोली सेल जब तक न्यूट्रिशियस फ्लूइड रिलीज नहीं करेगा, स्पर्माटोजेनेसिस नहीं होगा। सर्टोली सेल जब तक टेस्टोस्टेरोन को, यानी कि एंड्रोजेंस को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बुलावा नहीं देगा, तब तक स्पर्माटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। तो ये सर्टोली सेल को कौन जगाते हैं, FSH मेल में। ओके, फीमेल में क्या करते हैं FSH, फीमेल में भाई नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी बता रहा था ओवरियन फॉलिकल के बारे में, जो कि जो ओवम है या ओसाइट है उसका घर होता है। तो ये फॉलिकुलर सेल को बोलते रहता है कि तुम भाई मैच्योर करवाओ फॉलिकल को, ठीक है। और फॉलिकल जैसे जैसे मैच्योर होते जाएगा वो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते जाएगा, और प्राइम जो एस्ट्रोजन होता है हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है एस्ट्राडायोल, ठीक है। अब बचा कौन, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट किया जाता है, मतलब वो बनता नहीं है लेकिन बस रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना। ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी बोला जाता है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है, क्वाइटस जब होता है, तो उसमें यूट्रस के अंदर क्या करता है, रिवर्स पेरिस्टोलिसिस करवाता है ताकि स्पर्म जल्दी जल्दी एग तक पहुंच पाए, फर्टिलाइजेशन जल्दी हो जाए, ठीक है। और तो और पार्चुरेशन यानी कि बेबी डिलीवरी का जो वक्त है उस समय भी यूट्रस और सर्विक्स को बाहर की तरफ ये धकेलवाता है, बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बेबी डिलीवरी या पार्चुरेशन प्रोसेस जो होता है इजी हो जाए, ठीक है। इसलिए अगर पार्चुरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, बेबी डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर क्या करता है, जो मदर है उसको प्रायर टू जस्ट दैट पार्चुरेशन, जब लेबर स्टार्ट हो जाता है तब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, मैमरी ग्लैंड में जो स्मूथ मसल है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, और मिल्क इंजेक्शन करवाता है। याद रखना, व्हेन अ बेबी इज सकिंग द निपल्स ऑफ हिज और हर मदर, तो बेबी के साथ जो मदर का जो बॉन्डिंग है, देयर इज ए प्योर इमोशन, प्योर हैप्पीनेस, ठीक है। तो जब तक इमोशनली कनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है, एक पर्सन या दो पर्सन, तब तक बॉडी में ऑक्सीटोसिन बनेगा नहीं। इसीलिए इसको हम लोग हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं। और जब बेबी मदर ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तब बेसिकली ऑक्सीटोसिन, वो जो फीलिंग है वो मदर के हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करवाता है, और हाइपोथैलेमस उस ऑक्सीटोसिन को तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करके रखा है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से उसको रिलीज करवा देते हैं। और वो क्या करते हैं, मेमोरी ग्लैंड में आके स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और मिल्क इंजेक्शन करवाता है, ठीक है। अब दूसरा लास्ट जो हार्मोन है, दूसरा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला हार्मोन है, उसका नाम है वेसोप्रेसिन हार्मोन या ADH हार्मोन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। वेसोप्रेसिन या ADH के बारे में बात करते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन, भाई नाम में इसका काम दिया हुआ है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि ये डायूरेसिस को रोकवाता है। एंटी डायूरेटिक, अभी डायूरेसिस क्या है, तुरंत एक नेफ्रॉन बना लेते हैं। ये है अपने किडनी के अंदर प्यारा सा नेफ्रॉन,
ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनली, ये डीसीटी, और ये हो गया सीडी। ओके, तो ये अपना प्यारा सा नेफ्रॉन हो गया। ये एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टरियोल। ओके, चलो अब डायूरेसिस क्या होता है? जो फिल्ट्रेट डीसीटी में आ रहा है वो ऑलरेडी हाइपोऑस्मोलर होता है, उसका ऑस्मोलरिटी होता है 100 मिलीऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, अब अगर ये सीडी में कलेक्टिंग डक्ट में एंट्री ले रहे हैं और फिर भी वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट से, तो जो यूरिनेशन करोगे उसमें जो यूरिन निकलेगा वो क्या होगा? हाइपोऑस्मोलर होगा, यानी कि उसमें वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं क्या? डायूरेसिस। अब थैंक्स टू गॉड कि अपने बॉडी में जब ये डिहाइड्रेशन होता रहता है, वाटर लॉस होता रहता है, तो हाइपोथैलेमस के जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के जो सन है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, उसको कुछ ऑस्मो रिसेप्टर ने एक्टिवेट कर देते हैं, और ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एडीएच बनाते हैं और एडीएच को रिक्रूट करते हैं, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट के लिए, और कभी कभी ये डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी में भी काम कर देते हैं। अब यहाँ पे आके करते क्या है, वहाँ पे सेल को आके ऑर्डर देते हैं, भाई तुम कुछ प्रोटीन बनाओ, कुछ टनल प्रोटीन्स बनाओ। क्या टनल प्रोटीन्स? एक्वापोरिन टाइप 2 प्रोटीन यहाँ पे बनवाते हैं, ठीक है। और जैसे ही एक्वापोरिन प्रोटीन बन जाते हैं, ये क्या करते हैं? वाटर को बाहर फेंकवा देते हैं, ठीक है। तो जो यूरिन नीचे की तरफ आने वाला होता है कलेक्टिंग डक्ट से, यानी कि डीसीटी तक, तो उसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं। जैसे सीडी में एंट्री लेते हैं उसको हम लोग यूरिन बोलने लगता है। अब यूरिन के जब वाटर लॉस होते जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और नीचे आते आते उसका कॉन्सेंट्रेशन 1200 मिलीऑस्मोल हो जाएगा। तो यूरिन कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबल एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी जो होता है, ये अपना हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करते हैं कैसे? डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी एंड मेनली कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रीअब्जॉर्ब करवा के, ठीक है। अब ये वाटर रीअब्जॉर्ब होके जा किधर रहा है? ये वाटर रीअब्जॉर्ब होके जाएगा अपने ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल के अंदर, और ब्लड को क्या होगा? वाटर गेन होगा, तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ओके, और तो एडीएच क्या कर सकते हैं? इट कैन स्टिमुलेट ऑस्मो रिसेप्टर। किसका ऑस्मो रिसेप्टर? हाइपोथैलेमस का ऑस्मो रिसेप्टर को ये स्टिमुलेट कर सकते हैं और प्यास लगवा सकता है, ठीक है, फीलिंग ऑफ थ्रस्ट। तो जब फीलिंग ऑफ थ्रस्ट होगा तब क्या करोगे तुम? तुरंत पानी पीना स्टार्ट कर दोगे। अब पानी पियोगे, बॉडी में जितना पानी जाएगा ब्लड का वॉल्यूम उतना बढ़ जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन क्यों दिया हुआ है? वेसो का मतलब होता है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, इसलिए वासोप्रेसिन। अब ब्लड वेसल को क्या करते हैं? ये ब्लड वेसल को प्रेस करवा देते हैं, ब्लड वेसल को प्रेस करवा देते हैं, यानी कि उसको पिचका देते हैं से उसमें जो स्मूथ मसल होता है, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा के, ठीक है। तो ब्लड वेसल को पिचक दिया, प्रेस कर दिया, तो क्या होगा? लुमेन नैरो हो गया और उसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब बेसिकली ये नेफ्रॉन के सिस्टम में देखेंगे तो एक रहता है एफरेंट आर्टेरियोल, एक रहता है इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड एंट्री लेते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड एग्जिट लेते हैं, ठीक है। अब ये एफरेंट और इफरेंट में से इसका मकसद क्या है? बीपी इंक्रीज करना,
क्योंकि जीएफआर इंक्रीज कर सके। तो जीएफआर को इंक्रीज करने के लिए एफरेंट आर्टेरियल को तो नहीं दबाएगा, क्योंकि एफरेंट आर्टेरियल को दबा देगा तो ब्लड यहां से नहीं आ पाएगा, तो जीएफआर कम हो जाएगा। तो ये क्या कर सकता है, इफरेंट आर्टेरियल को के साथ वसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। तो वसोप्रेसिन क्या है, एक वसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये एक वासो कॉन्स्ट्रिक्टर हार्मोन भी है, ठीक है, इसलिए इसका नाम वेसोप्रेसिन रखा गया है। अल्टीमेटली इफरेंट आर्टेरियल का लुमेन नैरो हो जाएगा, तो जितना ब्लड आ रहा है वो सारे ब्लड ये ग्लोमेरुलर रीजन में जमा हो जाएगा और ब्लड प्रेशर को इधर धीरे धीरे जीएफआर को इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना एडीएच का फंक्शन। और एडीएच का और एक रेयरली नोन फंक्शन है, एडीएच क्या करते हैं, डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में क्या करता है, कुछ यूरिया चैनल ओपन कर देते हैं, जिसके वजह से यूरिया यहां से बाहर निकल पाते हैं और वापस यूरिया यहाँ पे हेनलीज लूप में एंट्री लेते हैं। हेनली लूप पे जो 3 सेगमेंट है वहां से एंट्री लेते हैं असेंडिंग आर्म का, और वापस यूरिया घूम घाम के इधर से कुछ यूरिन के थ्रू वापस चले जाता है, कुछ वापस यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन। तो डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये भी एडीएच का ही एक रेयर नोन फंक्शन है। अब पिट्यूटरी का एक हार्मोन शायद स्किप कर दिए थे, एमएसएच, जो कि पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है। अब एमएसएच किसके ऊपर काम करेगा, एमएसएच काम करेगा मेलानोसाइट्स के ऊपर। ठीक है, अब मेलानोसाइट स्टिमुलेटेड जब हो जाएगा तो क्या रिलीज करेगा, पिगमेंट, मेलानिन। तो अल्टीमेटली एमएसएच किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन पिगमेंटेशन। लेकिन याद रखना है ये स्किन कलर के लिए या स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्किन टोन को जो होता है, स्किन टोन को वो 1 शेड ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, स्किन कलर एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर हार्मोन या पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूसली अगर धूप में जा रहे हैं तो अपना स्किन कलर थोड़ा सा ज़्यादा काला पड़ जाता है, और फिर कंटिन्यूसली अगर रूम के अंदर रहेंगे तो फिर वो कलर थोड़ा सा एक शेड फेयरर हो जाएगा। तो ये बेसिकली काम होता है ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, कि स्किन टोन को 1 शेड ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, कभी भी स्किन कलर डिसाइड एमएसएच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग के बॉडी में मेलानिन सीक्रेट करने के लिए बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एमएसएच जो है, एमएसएच के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, मेलानिन सीक्रेशन हम लोग के बॉडी में लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। बेसिकली स्किन कलर को जो डिफाइन कर सकते हैं एमएसएच हार्मोन, ये लोअर वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में होता है। ह्यूमन बीइंग में एमएसएच का जो फंक्शन है वो थोड़ा सा अननोन काइंड ऑफ है। ठीक है, मैंने बोला जैसे कि वो स्किन कलर के ऊपर उतना इन्फ्लुएंस उसका नहीं है, वो बस क्या कर सकता है, वो स्किन टोन को थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है।